साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। साथियों आप सभी को पता है कि जो यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया है और एक बड़ा दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, तो उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। विजेंद्र कुमार जी है जो सीनियर रिपोर्टर हैं, जो जब से ये अटैक हुआ है तभी से इसकी नज़र उस मामले पर है। लगभग बच्चों के साथ बातचीत भी हो रही है जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं। तो हम बात करेंगे जो सीनियर पत्रकार है विजेंद्र कुमार, उनसे बातचीत में जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ का माहौल है, कैसे ये विपदा पड़ी है, तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर जी। नमस्कार मंजीत जी, नमस्कार। तो विजेंद्र जी, ये कैसे क्या मामला हुआ है और हमारे जो भारत के बच्चे हैं उनके लिए मतलब कैसी स्थिति है उनकी अभी? देखिए, ये जो मामला ना लगभग 1 महीने पहले इसको मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया था कि भाई यूक्रेन और रसिया के बीच में टेंशन का माहौल है। अभी हम पीछे की बात बाद में करेंगे, पहले ही करते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। अटैक करने के बाद दुनिया भर से वहाँ पर नागरिक छात्र फंसे हुए हैं। खासकर जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही कि भारत से 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं और कई हज़ार बच्चे हरियाणा से, उसमें जींद से भी कई बच्चे हैं, कैथल से भी हैं, हिसार से भी हैं, रोहतक से भी हैं, हरियाणा के तमाम जिलों से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर छात्र MBBS करने जाते हैं। MBBS करने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सस्ती MBBS होती है, 25 लाख रुपए में MBBS होती है और यहाँ पर 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए का रेट है। तो इसलिए बच्चों को मजबूरी में जाना पड़ता है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर फेल है, बहुत कमज़ोर है, नकारा सिस्टम है, इसलिए बच्चों को वहाँ पर जाना पड़ता है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन वहाँ पर बच्चे अभी फंसे हुए हैं। हमला करने के बाद जैसे बच्चों की वीडियोज़ आ रही हैं, दो वहाँ पर मेन सिटी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, खार्किव और कीव, जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं। वहाँ पर बंकर में, बेसमेंट में बच्चे, लड़कियाँ रो रही हैं। उनके वीडियोज़ आ रहे हैं हमारे पास लगातार व्हाट्सएप पे, उनके कॉन्टैक्ट में भी हैं। वो लगातार भारतीय सरकार से, इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं कि -4 डिग्री टेम्परेचर में उनको सोना पड़ता है। उनके पास रूम हीटर नहीं है, सोने में बहुत दिक्कत आ रही है, खाने का सामान खत्म हो रहा है, रहने का सामान खत्म हो रहा है। और बच्चों के पास जो प्रिजन है, मेरडा गाँव है यहाँ पर जुलाना में, एक अजय है, 3 साल पहले गया था वहाँ पर MBBS करने, लगातार कर रहा वहाँ पे। उसकी माँ ने बताया, जगवंती ने, कि बच्चों के पास सिर्फ एक पासपोर्ट और एक ड्रेस, एक जोड़ी कपड़ा रह गया। उसके पास, बच्चों के पास कुछ नहीं बचा है। वो मेट्रो स्टेशन के नीचे वहाँ पर एक जो शेल्टर टाइप से वहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है, या फिर कहीं कुछ बंकर बना रखे हैं, वहाँ पर बच्चे रुके हुए हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं। लड़कियाँ हैं, लड़के हैं और अन्य नागरिक भी हैं, खासकर बच्चे वहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि हमने कॉल सेंटर बना दिया है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, आप पोलैंड की तरफ जा सकते हो, सर्बिया की तरफ जा सकते हो, बॉर्डर से आपको वहाँ की जो दूसरे देश हैं उनकी जो स्पेशल यूनिट है एम्बेसीज की, वो आपको लेकर जाएगी। लेकिन वहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे पहुँचे। उन देशों ने उनको एंट्री करने से मना कर दिया। पोलैंड ने मना कर दिया कि हम आपको अपने देश में एंट्री नहीं करवाएंगे, आप चले जाइए वापस। 50 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, रो रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। ऐसे देश में जहाँ पर ये नहीं पता कि बम किस टाइम कहाँ गिरेगा, ऐसे देश में आप कह रहे हैं कि आप ट्रैवल करके बाय रोड आप दूसरे देश के बॉर्डर पर जाइए, वहाँ से आपको सुरक्षित निकाला जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये दावे हैं। अगर हरियाणा, खैर ये हरियाणा सरकार की बात नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट के स्तर की बात है, केंद्र सरकार के स्तर की बात है, ये विदेश मंत्रालय के स्तर की बात है। अगर वो समय रहते इस पर एक्शन लेते, अगर मामले को बहुत गंभीर लेते, क्योंकि सरकार तो इलेक्शन में बिजी रही, यूपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन, कई राज्यों के इलेक्शन थे। वहाँ पर हमने भी मीडिया में इसको रिपोर्ट्स किया, जब पेरेंट्स ने यहाँ पर मुद्दा उठाना शुरू किया कि हमारे बच्चों को वापस लाया जाए, तो पूरी तरह से सरकार इस मामले में बहुत कमज़ोर रही है, बहुत फेल रही है। अपने नागरिकों की जान जो है भी खतरे में है। वहाँ पर वो रो रहे हैं, उनके पास सामान ख़त्म हो रहा है और ऐसे में हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारे जो भाई हैं छोटे, हमारी बहन है छोटी, उनको इंडियन गवर्नमेंट को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे वो रसिया से बात करे, चाहे वो किसी से बात करे, कि उन पर कम से कम जो वहाँ के नागरिक हैं उनको सेफ निकालने का, किसी भी देश के रास्ते उनको निकालें, उनको वहाँ से निकालना चाहिए। युद्ध की स्थिति है। आपने इंडिया में जब लॉकडाउन लगा था, आपने सिस्टम देखा था कि कैसे लोग घर से बेघर हो गए थे, कितने चिंतित हो गए थे। खैर वो तो लॉकडाउन था, लेकिन वहाँ तो युद्ध हो रहा है। जब यहाँ लॉकडाउन में लोग मर रहे थे, लोग 700 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर हरियाणा से MP पैदल यात्रा उन लोगों ने की थी, उस समय का मंजर हमने देखा था। क्या मंजर, क्या बुरे हालात हुए थे। ये तो युद्ध की स्थिति है। आप जान सकते हैं कि बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी, जो परिजन है उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो कैसे रो रहे हैं।
एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए उनको विदेश भेजता है, 25 लाख रुपए में उनको वहाँ एमबीबीएस कराता है, कोई लोन लेकर, कोई ज़मीन बेचकर, और बाद में पता चलता है कि उनकी वहाँ पर ये नहीं पता किस अगली सेकंड में उनके ऊपर गोला गिरे, बारूद गिरे, बम गिरे, जान जा सकती है, फायरिंग में जान जा सकती है। तो ये हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। सरकारों की जो है विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं जितनी भी, उनको बहुत पहले अलर्ट कर देना चाहिए था। हमारे देश में इंडियन एम्बेसी वहाँ पर है हमारी यूक्रेन के अंदर, उनको बहुत पहले अलर्ट कर देना चाहिए था। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें एक और आई है कि एडवाइजरी जारी कर दी कि बच्चे देश छोड़ सकते हैं। अरे आपने एडवाइजरी जारी कर दी, संकट काल का समय है। आप हमारे पास इंडिया के अंदर एक ही हमारे सरकारी एयर इंडिया थी, वही सरकार ने बेच दी है। अगर उनको इवैक्यूएट करते, पहले उनको निकालते समय रहते, तो इतनी नौबत नहीं आती थी। 1-1 लाख रुपए फ्लाइट का रेट हो गया है, कैसे वो कैसे पे करें? एक आम आदमी जो अपने इतने जो है अपनी ज़रूरतों पर शिकंजा कस के अपनी ज़रूरतों को कम करके बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा है, वो 1-1 लाख रुपए फिर फ्लाइट के कैसे दे? तो ये जो तमाम जो चीज़ें, इन चीज़ों पर सरकार फेल रही है। अब किसी तरीके से सरकार को ही समाधान निकालना पड़ेगा, आखिर सरकारें ही निकालती हैं, तो बच्चों को राहत देनी चाहिए। ये हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, और मैं तो ये कहूँगा बल्कि आने वाले सिस्टम में कम से कम अपना एजुकेशन सिस्टम यहीं पे अच्छा करो। यहीं पे आप 1.5 करोड़ रुपए में एमबीबीएस करवाते हो, 10 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में यहीं एमबीबीएस कराओ, आपके डॉक्टरों का भी दूर हो जाएगी, बच्चे विदेश नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे बच्चे विदेश से एमबीबीएस करने के लिए? तो ये बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरा दौर है। सरकारें फेल रही हैं, सिस्टम फेल रहा है। अब कम से कम बच्चों को राहत देनी चाहिए। वो चीज़ें, हम फेलियर पर बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब सिर्फ ये है कि चाहे आसपास के देश हैं उनसे बात करके या रूस से बात करके ठोस कदम उठा के बच्चों को तुरंत वहाँ से सेफ निकाले, क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। लगातार वहाँ पर बमबारी हो रही है और लगातार वहाँ पर खतरा है बच्चों के लिए। सर जी, कितने बच्चों के साथ आपकी बातचीत हुई है और क्या कुछ स्थिति में नज़र आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर क्या स्थिति नज़र आई आप? देखिए, मैं बच्चे रो रहे हैं। मेरी अजय से बात हुई, एक लड़का साहिल है, वीडियो कॉलिंग के जरिए बात हुई, वो वीडियो भेज भी रहे हैं। अभी एक लड़की है कैथल से, तमन्ना, उसने वीडियो भेजा है, बता रही है कि हम जो है -4 डिग्री में बंकर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर कीव में। और उन्होंने बताया कि कीव और खार्किव 2 सिटी ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं, जहाँ पर, और उनको पूरी रात गोलियों की आवाज़, बारूद की आवाज़, फायरिंग की आवाज़, धमाकों की आवाज़ पूरी रात सुनाई देती है, और -4 डिग्री में उनको रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे उनके पास सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, सारी मदद ख़त्म होती जा रही है। इंडियन एम्बेसी ने, भारतीय सरकार ने उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसा वो बच्चे आरोप लगा रहे हैं वीडियो में कि भारतीय सरकार अभी तक कोई ठोस कदम उठाने में फेल रही है, सख्त कदम उठाने में फेल रही है। आप भुगतभोगी हैं। ये विदेश का मामला है। आपने तो अपने देश के अंदर लॉकडाउन में हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं कि भाई सरकारें किस तरह से फेल रही थी अपने नागरिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए। ये तो विदेश की बात है, कई हज़ार किलोमीटर की बात है। वहाँ से खैर छोड़िए, वो बात नहीं है। हमें तो इतनी सी गुजारिश करते हैं इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से कि भाई इन बच्चों को लेकर आप कोई ठोस निर्णय लें, किसी भी देश से बात करें, किसी भी स्तर पर बात करें। हमारे जो हज़ारों हज़ार बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, और इस तरीके से उनको हम नहीं छोड़ सकते। उनको मार्मिक स्थिति में उनको मरने के लिए कम से कम हम नहीं छोड़ सकते। उनको किसी भी तरीके से वापस बुलाने का एक समाधान, एक प्रावधान, एक जो है मैनेजमेंट और एक सिस्टम इनको बनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे देश सुरक्षित वापस आ सकें। सर जी, भारतीय जनता एक सवाल उठा रही है, एयर इंडिया और जो एयरलाइंस है कि जो प्राइवेट कर दिया है और अभी 25,000 से लगभग 1 लाख तक किराया कर दिया है, तो इस पर भी एक बड़ा सवाल भारतीय जनता उठा रही है। हाँ, देखो 100% उठाएगी। अब हमारे पास सिर्फ विकल्प क्या बचा है? या तो फिर हम अपने वायुसेना को भेजें वहाँ पर उनको एयरलिफ्ट करवाएं, बच्चों को एयरलिफ्ट करवाने के लिए। नहीं, हमारे पास खुद की एयरलाइंस हो, खुद के सिस्टम हो, खुद की व्यवस्था हो, तो हम बच्चों को एक न्यूनतम जो खर्चा है, नॉमिनल जो रेट्स हैं, या तो वो उनके लिए तय हो, या ऐसी स्थिति में तो भारत सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि उनको किसी भी तरीके से वापस लेकर आया जाए। पैसे वाली कोई इसमें अब सरकार को बात नहीं करनी चाहिए। जो हमने इस दौर में देखा है कि बच्चों ने आरोप लगा, वो इसलिए नहीं आ पाए कि 1-1 लाख रुपए जब फ्लाइट के रेट हुए, क्योंकि आपदा में अवसर ऐसे ढूंढते हैं। इसी को तो कैपिटलिज्म बोलते हैं, इसी को पूंजीवाद बोलते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया जो है अफरा तफरी के माहौल में है कि मैं उससे ज़्यादा कमा लूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ। ये आपदा में अवसर लॉकडाउन में भी देखा हमने, और अब युद्ध के समय भी देखा हमने कि भाई हम लोगों का गला कैसे काटें, वो काट रहे हैं। बच्चे इसलिए शायद समय से नहीं आ सके कि जब 1-1 लाख रुपये फ्लाइट के रेट हुए, तो बच्चों ने सोचा हालात सामान्य हो जाएंगे, हम अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन हालात
सामान्य होने के बजाय वो ख़राब हो गए और वो बिगड़ गए। बच्चे वहाँ पर जो है इतना पैसा नहीं दे सकते थे और इसीलिए वो जो है मौत के मुंह में आज हैं। ये सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए वो किसी भी तरीके से, चाहे वो वायुसेना का सहारा ले या फिर बाकी जो वहाँ के देश हैं उनकी हम एयरलाइंस की हम हेल्प लें, किसी भी तरीके से। बड़ा देश है और भारत के एक बड़ा नाम है, बड़ा सिस्टम, बड़ी व्यवस्था है, करने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम अपने छात्रों को वहाँ मरने के लिए हमें नहीं छोड़ना चाहिए और ये अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो जो बच्चे अपने भारतीय हैं उनके माता पिता पर क्या बीतती होगी सर जी? एक बच्चा मौत के मुंह में है, एक बच्चा बीमार हो जाता है, हमारा छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो एक माँ बाप पर क्या बीतती है। एक बच्चा बीमार हो जाता है तो वो एक कोई भी माँ बाप जो सुन रहा है वो अंदाज़ा लगा सकता है जब उनके बच्चे जो छोटे होते हैं, जब बीमार हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन ये जो जिगर के टुकड़े हैं, दिल के टुकड़े हैं, जिनको सपना पूरा करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, इसी देश के नागरिकों का इलाज करने के लिए वहाँ जो है भेजा है ताकि वो MBBS करके एक अच्छे डॉक्टर बनकर आएँ, कई हज़ार किलोमीटर भेजा है दूर, उनके ऊपर, उनके आसपास लगातार बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है। तो एक माँ बाप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर उसका बच्चा चारों तरफ बमबारी हो रही हो, युद्ध हो रहा हो और ये युद्ध के बीच में आसपास बैठा हो, उनके दिल पर क्या बीत रही हो, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। इसका कोई मीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई नहीं नाप सकता इस चीज़ को। तो उस दुख को, उस दर्द को एक माँ, एक बाप ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को। और ये सोचना चाहिए सरकार को। अब हम उनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सारे हम काम छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को, अपने बेटे बेटियों को हम कैसे देश के अंदर वापस लाएं, इस बात पर इंडियन एम्बेसी को, इंडियन गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री मोदी जी को इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे सुरक्षित कैसे वापस आए हमारे देश के अंदर। यही बात है और बाकी चीज़ें जो हैं तो बाद में है। आरोप प्रत्यारोप हमारी कोई बात नहीं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। सरकारें इस मामले में, मैंने पहले बताया आपको, बहुत दिन पहले ये मुद्दा उठा हुआ है। बहुत पहले हमने रिपोर्ट करना इसको शुरू कर दिया था, खबरें दिखाना शुरू कर दिया था कि हालात ऐसे हैं। बच्चे जब पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं उनके बच्चों को वापस लाया जाए, उसी समय से बच्चे जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई तभी से डिमांड कर रहे हैं देश के अंदर। उसके बाद इमरजेंसी लगी यूक्रेन में, मार्शल लॉ लग गया, वहाँ पर हालात ख़राब हो गए, नहीं आ पाई तो सरकार उनको वापस लाए। इतनी सी बात है और बाकी तो फिर बातें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। तो भारत सरकार है इस एक्शन लेने में क्यों ढीली रही है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि भाई पहले बातचीत चल रही थी, लगभग 1 महीना से नेशनल मीडिया पर भी ये बात चल रही थी कि युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, तो भारत सरकार क्यों ऐसी स्थिति बना रही थी? फिर हमारा कमज़ोर सिस्टम, निर्णय लेने में देरी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होना और हमारा जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है वो फेल होना, हमारे जो इनपुट हैं वो कमज़ोर मिलना, हमारी जो एजेंसियां हैं वो कमज़ोर। और इसमें पूरे मामले में भारत सरकार कोई भी ठोस निर्णय लेने में फेल रही है। हालांकि ये आरोप हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे, ये चीज़ इसलिए इस चीज़ पे सरकारों पे आरोप लगाना बहुत इजी होता है, लेकिन जिस प्रकार बच्चे कह रहे हैं, हम बच्चों की बात सुन के ये चीज़ कह रहे हैं कि सरकार अगर समय रहते कदम उठाती, समय रहते अगर वहाँ बच्चों को निकाला जाता वहाँ से, तो इस तरह की स्थिति नौबत पैदा नहीं होती। छोटी छोटी बच्चियाँ 17-18, 20-20 साल की बच्चियाँ, 22-22 साल की बच्चियाँ वहाँ पर अटकी हुई हैं, कोई वहाँ पर MBBS कर रही है, कोई दूसरे कोर्स कर रही है। तो एक बड़े हालात ख़राब में बच्चों की स्थिति, बच्चियों की स्थिति बहुत दयनीय है। एक बंकर में, छोटे से बंकर में 100 बच्चे वहाँ पर किस तरीके से मजदूरों की तरह वहाँ पर पड़े, -4 डिग्री में, उनके पास रूम हीटर तक नहीं है, पानी खत्म हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है, कैसे वो जिएंगे, कैसे वो रहेंगे, कैसे होंगे हालात होंगे। और किसी भी पल, अगले पल उनके ऊपर आके गोला गिर सकता है, कोई मिसाइल आके गिर सकती, कोई मतलब निश्चित नहीं है। तो ऐसी बहुत स्थिति ख़राब है। सरकारें जिस प्रकार पहले फेल रही हैं लॉकडाउन के समय में या फिर इस यूक्रेन वाले मामले में, अभी भी समय है सरकार वहाँ पर ये बातें छोड़ के, हवाई बातें छोड़ के ज़मीन पर काम करे और अपने बच्चों को देश सुरक्षित वापस लाए। ठीक है जी, धन्यवाद। देखो जी, ये थे विजेंद्र कुमार जी, जो सीनियर पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज तक में काम करते हैं। तो साथियों, आपका क्या कुछ मानना है जो भारत सरकार है उसको लेकर, और जो अपना हरियाणा सरकार है और जो युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।